मार्क्स उनका किसी और डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट किसी और डायरेक्शन में है। करियर उसका लाइफ टाइम डिसीजन है। जो भी वो कुछ पढ़ना चाहता है या बनना चाहता है, मान लीजिए गवर्नमेंट में नहीं पहुंच सकता है, जैसे मेडिसिन का कोर्स, तो क्या पेरेंट की वो कैपेबिलिटी है, प्राइवेट कॉलेजेस का ट्यूशन फीस अफोर्ड कर सकते हैं? पेरेंट कैसे डिसाइड करे कि बच्चे को ड्रॉप लेना है बीएस या के नहीं? बाद जब स्टूडेंट पीजी के लिए आएगा तो एमडी इन साइकेट्री कर सकता है। ओहो यस। उसके बाद जब काउंसलिंग्स होती हैं तो भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, सबसे ज़्यादा कॉलेज प्रेफरेंस। एडुकेशन लोन आज के डेट में बहुत आसानी से मिलता है। बॉडमास एडुकेशन भी आपको इस एडुकेशन लोन की फैसिलिटी में मदद करता है, तो वो तो आपको अच्छा काउंसलर दिलाएगा। लेकिन जो आपको पहले से प्रॉमिस कर रहा है बिना किसी डेटा के, तो वो गलत है, तो उससे आपको बचना है। अप्रैल और मई का महीना एक ऐसा महीना होता है जिस महीने में इंडिया के लगभग करोड़ों पेरेंट्स एक समस्या से पीड़ित होते हैं। और वो समस्या क्या है कि अब बच्चे ने 10th का एग्ज़ाम दे दिया है, रिजल्ट्स आ गए हैं, अब आगे क्या करना है हमें। अंदाज़न आपको बताऊं, सीबीएसई बोर्ड से लगभग 25 लाख बच्चे इस साल बैठे हैं एग्ज़ाम में। आईसीएसई बोर्ड की बात करूं तो 2 से 2.5 लाख, स्टेट बोर्ड्स में करीब 30 से 35 लाख बच्चे बैठे हैं। तो इस तरह से लगभग करोड़ों पेरेंट्स का ये कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे ने एग्ज़ाम दे दिया है, अब मैं क्या करूं, कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट करूं, किस फील्ड में जाऊं। तो कई तरह के सवाल होते हैं मन में। इसी सवालों के जवाब के लिए आज हम लेकर आए हैं मिस्टर अशोक कुमार सिंह को, इंडिया के टॉप कैरियर काउंसलर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बॉडमास एजुकेशन। अशोक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, आउट ऑफ सिलेबस में। जी धन्यवाद। मैं हूं विनय सिंह और मेरे को होस्ट मोहित सर। हेलो। आज हम लोग कई सवाल ऐसे पूछेंगे अशोक सर से जो करोड़ों पेरेंट्स से कनेक्टेड होगा और आप लोगों को हेल्प करेगा बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड करने में। तो सर मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। कई बार होता क्या है कि बच्चे के रिजल्ट्स आए हैं, मार्क्स उनका किसी और डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट किसी और डायरेक्शन में है। अब ऐसे केस में पेरेंट्स क्या करें? उसके मार्क्स के बेसिस पे फ्यूचर डिसाइड करें या उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे या फ्यूचर स्कोप देख के? जी देखिए, ये जो है आपने बहुत सही सवाल पूछा। और जो मार्क्स है वो क्लियर इंडिकेटर नहीं है। भारत में जो अभी चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड, उसके मार्क्स के बेसिस पे यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। तो यहाँ पर मैं सीरियस स्टूडेंट और पेरेंट को सजेस्ट करूँगा कि उस मार्क्स की जगह थोड़ा एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन स्टूडेंट खुद करे कि करियर उसका लाइफ टाइम डिसीजन है। जो भी वो कुछ पढ़ना चाहता है या बनना चाहता है, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है या नौकरी भी करना चाहता है, तो उसे अपने फ्यूचर को देख के ये डिसीजन लेना पड़ेगा, न कि उसके टेम्पररी क्लास 10th या 12th के इमीडिएट मार्क्स के बेसिस पे। तो यहाँ ये सवाल आता है कि आखिरकार वो क्या करे। देखिए, इसके लिए उसे थोड़ा समय लेना चाहिए। और इंटरेस्ट एक फैक्टर है, सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं है जिसके बेसिस पे आप कंक्लूजन पे जंप करेंगे। आपको ये भी देखना होता है कि आने वाले वक्त में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसको क्लियर करने की उसकी कितनी क्षमता है। अगर कोई महंगा कोर्स है, मान लीजिए गवर्नमेंट में नहीं पहुंच सकता है, जैसे मेडिसिन का कोर्स, तो क्या पेरेंट की वो कैपेबिलिटी है कि वो प्राइवेट कॉलेजेस का ट्यूशन फीस अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ ये भी डिसीजन लेना बेहद ज़रूरी है। आप इमोशन या एस्पिरेशन के बेसिस पे ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो बेहतर एडवाइजेबल है कि आप किसी अच्छे काउंसलर को मिलें और डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर में सारी परिस्थितियों को समझ के, इंटरेस्ट और मार्क्स केवल 1-2 इंडिकेटर हैं, क्लियर इंडिकेटर नहीं हैं। तो आप सारी परिस्थितियों को समझ के तब जाकर ये डिसीजन लें। सर, आज के टाइम पे स्ट्रीम डिसाइड करने के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी इस्तेमाल होता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए, जो आपका इंटरेस्ट या बिहेवियर या आपके साइकोलॉजिकल मैट्रिक्स हैं, उसको साइकोमेट्रिक टेस्ट पकड़ पाता है और उससे आपको थोड़ा लाभ होता है। लेकिन इससे भी सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी भी कई कंपनी है जो आपको
आपके फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर रही है या किसी एक साइकोमेट्रिक के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर रही है। मैं अगेन कहूँगा कि अगेन ये सब जो है एक टूल हैं, बट दे आर नॉट सफिशिएंट टूल। आप जब स्ट्रीम भी सेलेक्ट करते हैं तो व्हाई डोंट यू टेस्ट योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ forthcoming competitive exam and the load, can you carry those kind of load? अब again यहाँ पे I will quote one or two course का example like BA LLB। again ये 5 साल वक्त लगता है जब आप BA LLB पढ़ते हैं, इसके बाद भी आपको LLM करना होता है और एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनने का कोर्स है। आपने 8 साल लगाए, फिर आप कुछ काम करते हैं, तब जाकर आपको मैच्योरिटी आती है। ऐसे ही सीए का अगेन इसमें काफ़ी वक्त लगता है, तब आप समझ पाते हैं। मेडिकल का तो आपको ये लंबे समय पढ़ाई के लिए क्या आपका ओरिएंटेशन है, ये स्टूडेंट क्लास 10th में या 12th में जब वो 15-16 साल या 17-18 साल का होता है तो समझ नहीं पाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा वक्त लेना है, पूरी बात समझनी है, आगे के करियर प्रोजेक्शन को समझना है, तब जाकर आप स्ट्रीम का भी सिलेक्शन करें। और स्ट्रीम जो पहले ज़माने की तरह था इंजीनियरिंग मेडिकल, ऐसा नहीं है। आज आप बहुत सारी जगहों पे, हम जैसे आप लोगों ने ये कंटेंट क्रिएटर हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, यूट्यूब में, डिजिटल मार्केटिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, ये सब भी जो नए फील्ड हैं इसमें भी काफ़ी स्कोप है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को केवल लिमिट करना है एज ओल्ड थियोरेटिकल जो पुराने कोर्सेस हैं कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, इसके बियॉन्ड भी अभी बहुत कुछ ऑप्शन है। तो ये सबको आपको सोचना चाहिए। सर मेरा अगला क्वेश्चन 10th क्लास से ही है कि बच्चे के पास 2 ऑप्शन होते हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स ले या बेसिक मैथ्स ले, तो पेरेंट ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा लेना है और जिसके बेस पे करंट में उस पर प्रेशर भी ना आए और फ्यूचर स्कोप भी हो। देखिए, मैं तो थोड़ा इस मामले में टफ हूँ। आपके इस सवाल का मेरा तो जवाब है, देखिए क्लास 12 तक हर बच्चे को मैथ्स ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैं ही ये सिर्फ बात को नहीं कह रहा हूँ, आप अगर एक पीसा रैंकिंग होता है जिसके आधार पे कंट्रीज़ में जो स्टूडेंट का लेवल है उसको जांच करने का, भारत ने इसमें काफ़ी साल पहले पार्टिसिपेट किया और ऑलमोस्ट बॉटम पे था, इसके बाद से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अगर आप जो इस रैंकिंग के टॉपर्स हैं, चाहे वो चाइना है, जापान है, अगर आप वहाँ देखेंगे, वहाँ मैंडेटरी है मैथ्स क्लास 12 तक। मैथ्स आपको बहुत कुछ सिखाता है, वो आपको एनालिटिकल थिंकिंग सिखाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है। तो ये जो है, और ये आपको क्लियर, आपको इसी के मार्क्स आपको कुछ इंडिकेट करते हैं। अब आपके, मैं फिर से पहले सवाल पे आता हूँ, जब मैंने कहा था कि मार्क्स क्लियर इंडिकेटर नहीं है, तो मार्क्स जो है वो मैथ्स का ही मार्क्स है जो आपको कुछ क्लियर इंडिकेशन देता है, क्योंकि या तो ये आता है या तो ये नहीं आता है। बाकी जो सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, इसके मार्क्स के बेसिस पे यू कैनॉट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। तो मैं तो हूँ कि डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ, जिस स्टूडेंट का लेवल बहुत ही बेसिक है तो उसको लिए तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बट 80% केसेस में आई विल रिकमेंड कि यू गो फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स रादर देन बेसिक। सर अभी आपने एक टर्म यूज किया, पीसा रैंकिंग, ये हमारे ऑडियंस के लिए एक बार आप बता दीजिए इसका स्पेल क्या होगा ताकि वो इस पर और रिसर्च कर सकें। PISA, ये आप इसको सर्च कीजिए, और ये जो है इस रैंकिंग के आधार पे कंट्रीज़ में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसके बारे में आप जान सकते हैं। ओके। अच्छा सर, जैसा अभी आपने बोला कि इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा कई सारे करियर ऑप्शन हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन एक हमारा माइंडसेट बना हुआ है सर इंडियन पेरेंट्स का, 10th कंप्लीट हुआ नहीं है, अगर बच्चे ने PCM या PCB लिया हुआ है तो वो सीधा सोच ये होती है कि या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल, राइट सर। अब इसमें मेरा क्वेश्चन ये है, एक दिल्ली कोटा का एडवांटेज की बात मैं करना चाहूँगा इसमें। मेडिकल के केस में ये यूज होता है कि लोग चाहते हैं कि दिल्ली के किसी स्कूल में हम एडमिशन करा दें तो दिल्ली कोटा का एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली एडवांटेज है या मिथ है सर? देखिए, एडवांटेज है उन बच्चों के लिए जो अच्छे हैं। और आपने जैसे अभी पहले, आपका पहला वाला पार्ट का आंसर करता हूँ कि मेडिकल और इंजीनियरिंग, आप इस बात को समझिए कि ये कहाँ से, ये क्रिएट कहाँ से हुआ।
ये जो डिमांड आज आप देख रहे हैं, ये काफ़ी मार्केटिंग किया है कोचिंग इंस्टीट्यूट ने। ये अगर आकाश, एलन, फिडजी, नारायणा, इन लोगों ने इतनी मार्केटिंग की है इस कोर्स को प्रमोट करने में, ये वजह है कि आज आप देखते हैं कि हर बच्चा एक ही एस्पिरेशन लेके खड़ा होता है कि उसे या तो एमबीबीएस करना है या इंजीनियरिंग करना है। अगर आप इसको जब 20-25 साल पीछे चले जाएं, जब कोचिंग का प्रभाव नहीं था, तब ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर आप पुराने और 50 साल पीछे जाएंगे तो हर कोई लॉयर बनना चाहता था, लेकिन उस माइंडसेट को कोचिंग ने बदला है। और कोचिंग के अंधी दौड़ में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी भी स्टूडेंट या पेरेंट को कि सिर्फ कोचिंग के अंधी दौड़ में आप ये डिसीजन लें। अगर आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस या आप क्यों ना सोच रहे हो, मैथ्स, एनालिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बढ़िया है, तब आप उसे इंजीनियरिंग के फील्ड की तरफ ले जाएं। और मेडिसिन के लिए तो तभी जाएं जब आपके बच्चे में या तो बहुत अच्छा मेहनत करके अच्छा रैंक लाने की क्षमता है, या आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का कॉस्ट बेयर कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन में। ये भी एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ है। अभी हर पेरेंट को इस बारे में भी ये सवाल के लिए पेरेंट लगे हैं कि क्या दिल्ली के स्कूल में एडमिशन करा दें 11th-12th में, इससे क्या होगा कि मुझे दिल्ली का कोटा मिलेगा। तो इसका आंसर ये है, देखिए इंजीनियरिंग में तो इसका एडवांटेज है, नो डाउट है, क्योंकि इंजीनियरिंग में सीटें ज़्यादा हैं। अगर आप जैक दिल्ली के जो 4 तगड़े कॉलेजेस हैं उसमें अगर नहीं भी पहुंच सकते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आपको लोअर रैंक पे भी अच्छे ऑप्शन मिल पाएंगे इंजीनियरिंग में। लेकिन मेडिकल में इसका बड़ा बेनिफिट नहीं है अनटिल अनलेस आप पूरी मेहनत करके, क्योंकि मेडिकल में ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं दिल्ली के अंदर में, वो स्टूडेंट ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मेरिट काफ़ी हाई है, तो मेडिकल में बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग में है। तो मेडिकल में ये कह सकते हैं कि मान लो किसी राज्य में उसको वहाँ का टॉप मेडिकल कॉलेज मिल रहा है और उसके पास अगर दिल्ली का कोटा है तो यहाँ अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। मेडिकल कॉलेज मिले इस बात की गारंटी नहीं है, अच्छा मिले इस बात की। जी जी। अब जैसे देखिए हरियाणा है या राजस्थान है, ये भी बड़ा कॉम्पिटिटिव स्टेट है। तो अगर हरियाणा राजस्थान का बच्चा दिल्ली कोटा का इस्तेमाल कर रहा है तो वो कर सकता है, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के बच्चों को थोड़ा सा इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में कॉलेजेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि ये जो 30,000 वाला सीलिंग, 30,000 वाला जो माइंडसेट है, 30,000 रैंक में वो बात कह रहा हूँ, जहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, उत्तर प्रदेश में ये नीचे आके 32,000 शायद 35,000 पे भी आ जाए। लेकिन ये दिल्ली में संभव नहीं है कि इस रैंक पे आपको मिले। तो उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में उत्तर प्रदेश को चुन सकते हैं। खास करके दिल्ली कोटा का बहुत बड़ा एडवांटेज मेडिसिन में नहीं मिलेगा, लेकिन हरियाणा राजस्थान के बच्चे इसको अभी भी चुन सकते हैं और जा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों स्टेट भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। मेरा अगला क्वेश्चन सर, 12th के बाद जब बच्चा ड्रॉप करने की सोचता है तो उसके पेरेंट के मन में ना काफ़ी शंकाएं होती है, कुछ सोशल प्रेशर भी होता है। तो पेरेंट कैसे डिसाइड करे कि बच्चे को ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है? देखिए, इसका अगर आप मेरे से एक आंसर पूछेंगे तो मैं तो कभी भी ड्रॉप का फ़ैन नहीं हूँ। तो मैं आपको हमेशा ही कहूँगा कि ड्रॉप लेना कोई मतलब बहुत अच्छा डिसीजन कभी भी नहीं है। आप कभी भी नहीं, आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग में या मेडिकल में कि कोई टॉपर जो है वो ड्रॉप लेने के बाद होता है। तो ये आपको अर्ली समझना होता है अपने एप्टीट्यूड, अपने लेवल को, कि आप किस लेवल तक आप मेहनत कर सकते हैं और किस लेवल तक आपकी एप्टीट्यूड एबिलिटी है। ड्रॉप लेना तो वो लोग करते हैं जो पहले खुद समझ नहीं पाते हैं कि उनका क्या लेवल है और बाद में वो ड्रॉप लेते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ड्रॉप लेने के बाद बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। ड्रॉप लेने के बाद भी मेडिसिन में, खास करके एक ड्रॉप लेने के बाद रूरल एरिया का बच्चा कोटा जाके या काफ़ी खुद मेहनत करके कई बार कर जाता है, लेकिन ये परसेंटेज बहुत बड़ा नहीं है। तो अर्बन एरिया के स्टूडेंट जिसे बेस्ट स्कूल का बेस्ट कोचिंग फैसिलिटी मिली हुई है, उसके लिए ड्रॉप लेना बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। और ड्रॉप में एक चीज़ और देखने में आई है सर कि फिर 2 साल का तकरीबन सिलेबस 1 साल में करना होता है
और उसकी 11th किए हुए भी उसको बहुत टाइम हो गया होता है। कुछ लोगों के लिए तो ठीक है जिनको इम्प्रूवमेंट करनी है, जो 100 मार्क्स से रह गए, तो उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहोगे जिन्होंने कोचिंग ही नहीं करी और फ्रेश ड्रॉप करना चाह रहे हैं? देखिए, अगर रूरल एरिया का बच्चा है जिसे कोचिंग फैसिलिटी नहीं मिली थी, वो छोटे शहर या गांव के स्कूल से पढ़ के आया है, उसे अच्छे स्कूल का या टीचर का एक्सपोजर नहीं मिला था, उसके पास तो कोई और रास्ता नहीं है, वो 1 साल के लिए कोटा आके रिपीट करता है और फिर ट्राई करता है। उसके लिए ये कर सकता है। अब आते हैं दूसरे केस में, जो आपने कहा कि 100 नंबर का गैप, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मैं यहाँ देखिए आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ एकदम इम्पॉर्टेंट बात पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि नीट में भी ड्रॉप आप कब ले रहे हैं। अगर 360 नंबर के बायोलॉजी में अगर आपका बच्चा 300 नंबर लाया है क्या, पहला सवाल, जी। क्योंकि इसके लिए कोई कोचिंग या कोई बहुत बड़े टीचर की ज़रूरत नहीं है। ये स्टूडेंट जो है एनसीईआरटी की किताबों को अगर सही ढंग से नोट्स बनाए, सही ढंग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करे, तो भी वो कर सकता है। इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री में भी क्या वो 120 नंबर स्कोर किया है, ये एक मिनिमम बेंचमार्क को देखें। फिजिक्स में अगर वो 60, 70, 80 नंबर लाया है और कुल मिला के अगर उसके 480 से 500 नंबर बने हैं और वो गवर्नमेंट कॉलेज को मिस कर गया है, फिर आप ड्रॉप लेने की सोच सकते हैं। क्योंकि ऐसे सिनेरियो में आपके पास एक क्लियर स्टूडेंट का असेसमेंट है कि आप ड्रॉप ले रहे हैं, तो आपको पता है कि आप 100 नंबर के इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट या ऐसे पेरेंट जो अगर बच्चा पहली बार में क्वालिफाई नहीं कर पाया है, वो अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है और उसके पास बजट भी नहीं है प्राइवेट कॉलेज का, और वो सोच रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाएगा, तो ये ओवर थिंकिंग है। या अगर आपके 200-250 नंबर में भी आप ड्रॉप ले रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के ऊपर में प्रेशर दे रहे हैं, कह रहे हैं, और स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि 200-250 से वो 600 नंबर तक पहुंचेगा, तो ये थोड़ा ये एक मिरेकल ही होगा। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। और ये जो ओवर एक्सपेक्टेशन है, कई बार जब आप कुछ ये बात कहते हैं तो यहाँ इंडिया में आपको ये लोग समझते हैं कि भाई आप मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं। सी, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनीबडी, लेकिन आपको हमेशा, जब आप बुमराह के यॉर्कर को आप सोच रहे हैं मैं छक्का मारूंगा और अपने विकेट गंवा रहे हैं, तो वो कोई बहुत सेंसिबल डिसीजन नहीं है। आप हमेशा कैलकुलेटिव होइए, आप देखिए कि क्या पॉसिबल है, क्या आपके रेंज में है, उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेटिव डिसीजन लेते हैं तो आप जो है बेहतर पोजीशन में होते हैं। नहीं तो आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे इस तरह के डिसीजन के बाद, फिर आपका 1 साल भी जाएगा, कोचिंग की फीस भी जाएगी और आप बैक टू स्क्वायर वन वहीं खड़े हो जाएंगे। अच्छा सर, जो बच्चे पीसीएम या पीसीबी ले चुके हैं, तो 85 to 90% केसेस में हम ये देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग या मेडिकल की ही तैयारी कर रहे होंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है 5th सब्जेक्ट का, वो किस बेसिस पे चूज करना चाहिए? हाँ, देखिए, बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप लोग जो है ना एडुकेशन के ऊपर में ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो एकदम स्टूडेंट और पेरेंट की ज़रूरत है। 5th सब्जेक्ट में देखिए, अगेन कई बार जो है कई स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मुझे बस आसानी से मार्क्स चाहिए, और वो ज़्यादातर फिजिकल एडुकेशन को चुनते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से देखिए, अगेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि ये जो है आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ टीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये आपको हमेशा नहीं मिलेगा। और आज के डेट में मैं तो रेकमेंड करूँगा कि हर एक स्टूडेंट, चाहे वो पीसीबी वाला हो या पीसीएम वाला हो, कंप्यूटर साइंस या स्कूलों में जहाँ एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको वो सीखना चाहिए। भले उसके लिए आप थोड़े से टाइम एफर्ट लगा रहे हैं, हो सकता है मार्क्स थोड़े कम आ जाएं, लेकिन आपको इस तरह का सब्जेक्ट चुनना चाहिए। या फिर आप जो है इसके बियॉन्ड आप जाना चाहते हैं तो हिंदी भी आपके लिए ऑप्शन है, या मैथ्स है आपके लिए। मैं पीसीबी वाले बच्चों को, पेरेंट और बच्चे जो है मेरे से गुस्सा हो रहे होंगे कि सर कह रहे हैं कि पीसीबी इतना प्रेशर, उसके बाद भी मैथ्स लेने के लिए। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको मैथ्स लेने के लिए क्योंकि यही आपके पास स्कूल में मौका है। फिर आगे आप लाइफ में मैथ्स नहीं पढ़ने वाले हैं,
और मैथ्स आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो आपको जो है कई बार ऐसे टफ डिसीजन लेने ज़रूरी हैं, खास करके अच्छे स्टूडेंट्स को जो लोड ले सकते हैं। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कंप्यूटर साइंस, एआई या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को चुनें। ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है, आप इसको ज़्यादा लर्न करने का प्रयास करें। और जो पीसीएम वाले भी बच्चे हैं, उनके लिए कंप्यूटर साइंस बेहद ज़रूरी है। और अभी स्कूलों में, हर स्कूल में अभी तो स्टैंडर्ड 3 से एआई को पढ़ाया जा रहा है, तो एआई के बारे में पढ़ें और वो ज़रूर करें पीसीएम वाले स्टूडेंट्स। हमारे पिछले एपिसोड में इंडिया के टॉप फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए थे, डॉक्टर रंजीत सिंह। उनका SIFS एक इंस्टीट्यूट भी है फॉरेंसिक साइंस का। उन्होंने भी इस बात पे बहुत जोर दिया था कि मैथ्स जरूर लें। जी, ठीक है, चाहे आप मैथ्स है तो है ही, लेकिन अगर बायो भी आपने लिया तो मैथ्स जरूर लें। बिल्कुल। ठीक है। और अगर हमारे ऑडियंस ने आपने तीसरा एपिसोड नहीं देखा तो वो एपिसोड जरूर देखिए। उस एपिसोड में आप एक नए फील्ड को भी एक्सप्लोर करेंगे। जी सर, आप कुछ सर, इसमें मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस ये था कि नीट का जब बच्चा क्वालिफाई करता है ना, तो वो मे बी उसका जो बेसिक रहता है वो फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आए तो उसके पास एडवांटेज होता है, और फिजिक्स कहीं ना कहीं मैथ्स से रिलेटेड है। तो इसीलिए हमने भी प्रैक्टिकली ये देखा है कि जिन बच्चों ने मैथ्स ली थी वो फिजिक्स में बहुत अच्छा कर रहे थे, बाकी दोनों सब्जेक्ट में कंपटीशन थोड़ा कम है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात को सपोर्ट करता हूँ सर। बट हमारे सामने कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि बायो के साथ साइकोलॉजी उन्होंने ले ली और मैथ्स के साथ CS, वो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, साइकोलॉजी भी अच्छा ऑप्शन है। साइकोलॉजी में भी देखिए, साइकोलॉजी एक ऐसा जो सब्जेक्ट है, आने वाले वक्त में इसकी काफ़ी ज़रूरत होगी। अब मैं साइकोलॉजी का इम्पैक्ट बताता हूँ कि MBBS के बाद जब स्टूडेंट PG के लिए आएगा तो MD इन साइकेट्री कर सकता है। ओहो, यस। अगर MBBS से मिस कर गया तो वो BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ सकता है। तो साइकोलॉजी रख सकते हैं, खास करके बायोलॉजी वाले तो वो थोड़ा बायो में भी हेल्प ही करेगा। हेल्प ही करेगा, उनको नुकसान नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन मेरा सर ये है कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जब काउंसलिंग्स होती हैं तो भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, सबसे ज़्यादा कॉलेज प्रेफरेंस में। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन बच्चों को कि वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? जी, देखिए, सबसे पहले क्या है कि मैं पेरेंट और को ज़्यादा यहाँ एड्रेस करना चाहता हूँ, और मैं बहुत सेंसिटिव बात कह रहा हूँ कि पेरेंट को जो है रियलिस्टिक होना बेहद ज़रूरी है। भारत में जो मैं सबसे बड़ी समस्या अभी देखता हूँ पेरेंट में, पेरेंट जो है वो उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। ये जो आपका ओवर एक्सपेक्टेशन है, यही आपके बच्चे को के ऊपर में प्रेशर बिल्ड कर रहा है, आपके ऊपर में फाइनेंशियल प्रेशर बिल्ड कर रहा है। आप जो है दूसरों के दिखावे पे आप अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, उनका बच्चा ये किया है तो मेरा बच्चा भी करे। प्लीज़ आप इस सोच से पहले बाहर निकलिए। हर स्टूडेंट में कोई ना कोई अच्छी एबिलिटी है। आपको बच्चे को एसेस करने की ज़रूरत है और प्रेशर देने की जगह, या आप जो अगर ये सोच रहे हैं कि यही कॉलेज में पहुंच जाएगा तो कुछ होगा, ये भी बात बिल्कुल गलत है, ये एकदम मिथ है। तो आपको रियलिस्टिक होना है। चॉइसेस जब आप बनाते हैं तो आपका जो रैंक है, कैटेगरी है, डोमिसाइल है, जेंडर है, बजट है, लोकेशन है, आप इन सब पैरामीटर्स के ऊपर में आप पहले कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करें, और उन कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करें जो पिछले 3 साल के एवरेज कट ऑफ को आप एनालाइज करें, और फिर आप कॉलेज की लिस्ट प्रिपेयर करें। हमारे पास जो खास करके जो इंजीनियरिंग वाले, ऐसे पेरेंट्स हज़ारों की संख्या में कॉल करते हैं जिनको कुछ नहीं, वो एक ही बात, चाहे उनके बच्चे का रैंक 5 लाख है, 6 लाख है, 8 लाख है, DTU होगा क्या, NSUT होगा क्या, बिट्स पिलानी होगा क्या। आई एम टेलिंग यू, इस टाइप का ये एक्सपेक्टेशन जो लेवल है, इससे आपको खुद ही फ्रस्ट्रेशन होगा, और कल को आप इससे ही डिप्रेस होते हैं और बच्चा होता है। क्योंकि आप अगर ये बात सोचते हैं कि मैं किसी और मीन्स से यहाँ पहुँच जाऊँगा, तो ये गलत है। आप जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इवन मेरिटोरियस स्टूडेंट, और दूसरी चीज़, आप अपने बच्चे के ऊपर में, आप खुद के ऊपर में भी बहुत प्रेशर लाद रहे हैं। सिर्फ कॉलेज में पहुंचने से कुछ होता नहीं है। बच्चा आपका जिस लेवल का है, उसकी एडेप्टेबिलिटी आपको खुद देखनी है कि कौन सा एनवायरनमेंट इसके लिए कंड्यूसिव होगा। क्योंकि अगर कॉलेज में एडमिशन हो भी जाए,
मैं आपको बता रहा हूँ आईआईटी के भी सारे स्टूडेंट प्लेस नहीं हो जाते हैं, और आईआईटी से पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट जो है वो बड़ी बड़ी कंपनी के फाउंडर नहीं हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना बेहद ज़रूरी है। तो ये चॉइस फिलिंग में मैंने जो पैरामीटर्स कहे हैं, और उन पैरामीटर्स के हिसाब से आप अपने कॉलेज की लिस्ट तैयार करें। अगर खुद से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मल्टीपल काउंसलिंग है, तो अगर आप खुद से कर सकते हैं, आप समय लगा सकते हैं, तो खुद से करें। नहीं कर सकते हैं तो किसी अच्छे काउंसलर की सर्विस लें। अब यहाँ ये भी है कि जो अच्छे काउंसलर्स वो बड़े कम हैं। बहुत सारे लोग, चूँकि आपकी भी एक्सपेक्टेशन वैसी है, तो बाकी जो काउंसलर्स हैं वो भी देखते हैं कि स्टूडेंट यही चाहता है, पेरेंट यही चाहता है, तो वो आपको उसी तरह के सजेशन देता है। दोनों पार्टी जब तक रियलिस्टिक नहीं होंगे तब तक चीज़ें बैठेगी नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं रियलिस्टिक हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रियलिस्टिक पेरेंट ही आए, जिनका भी थॉट रियलिस्टिक है। हाँ, काउंसलिंग में कई बार मैजिक होता है, मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन वो चूँकि एक डायनेमिक प्रोसेस है, तो आपको एक काउंसलर को हाथ पकड़ के उसके साथ चलना है। कई बार स्पॉट राउंड में लो रैंक पे भी आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, तो वो तो आपको अच्छा काउंसलर दिलाएगा। लेकिन जो आपको पहले से प्रॉमिस कर रहा है बिना किसी डेटा के, तो वो गलत है, तो उससे आपको बचना है। सर, करियर ऑप्शन जब हम चूज करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो रोल प्ले करता है फाइनेंस का। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं कि, और वैसे भी अगर आज की डेट में हम देखें तो हायर एजुकेशन के कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, खास करके प्राइवेट कॉलेजेस में। तो वहाँ पे फिर आता है एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या फाइनेंशियल प्रेशर है, तो ये किस बेसिस पे हमें डिसाइड करना चाहिए? देखिए, एजुकेशन लोन जो है वो भी आपको अपनी फिनेंशियल लिमिटेशंस को देखते हुए ही डिसाइड करना चाहिए। अभी कई स्टेट्स में आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर जनसंख्या बड़ी है और स्टूडेंट इनरोलमेंट, जो ग्रॉस स्टूडेंट इनरोलमेंट था वो लोअर था, तो ये इन स्टेट्स में स्टेट जो है खुद फाइनेंस की व्यवस्था कर रही है। जी। इसके अलावा भी महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी स्कॉलरशिप की फैसिलिटी है। तो ये इन स्टेट्स में तो ऐसे स्कॉलरशिप की फैसिलिटी है। बाकी स्टूडेंट अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं, खास करके अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जैसे MBA के लिए कोई जा रहा है, तो वो क्या है, आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स है। वहाँ क्या है, आपने 2 साल पढ़ाई की, आपका प्लेसमेंट होगा तो आप लोन चुकाने के पोजीशन में होंगे। लेकिन कई बार जो आप UG प्रोग्राम में जो लंबा है और जहाँ पर प्लेसमेंट कोई अनसर्टन सा है, जैसे मेडिसिन, आपने अगर पढ़ाई की भी तो उससे कोई बहुत प्लेसमेंट ओरिएंटेड वो कोर्स नहीं है। आपको और फिर फर्दर PG भी पढ़ाई करनी है, ऐसे ही लॉ का कोर्स है। तो ऐसे कोर्सेस में आपको अपने बजट को ठीक से देखना चाहिए, क्या आपकी एबिलिटी है, उसी के हिसाब से आप लोन का डिसीजन लें। एडुकेशन लोन आज के डेट में बहुत आसानी से मिलता है। बॉडमास एडुकेशन भी आपको इस एडुकेशन लोन की फैसिलिटी में मदद करता है। हमारे भी टाई अप PSUs, प्राइवेट बैंक, NBFC, ऐप बेस्ड लोन सबके साथ है, तो लोन आपको मिलता है। लेकिन आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स है वहाँ आप थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन जहाँ प्लेसमेंट नहीं है, लॉन्ग कोर्स है, वहाँ आपको थोड़ा कंजर्वेटिव रहना है और आपको अपनी जो फिनेंशियल लिवरेजिंग है उसको कंट्रोल रखना है। जब फाइनेंस की बात हो रही है सर, तो मेरा एक क्वेश्चन मैनेजमेंट सीट्स या कोटा को लेके भी है। कभी कभी ये मिथ रहता है पेरेंट के मन में कि भाई कॉलेज में जाना है, पैसे देने और एडमिशन हो जाएगा। तो सर आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए कि ये मिथ है और रियलिटी क्या है इसमें। देखिए, कई जगहों पे ये सच भी है, और बहुत जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये मिथ है। लेकिन पहले मैं बताता हूँ कि कहाँ पर ये मैनेजमेंट कोटा एकदम ओपनली है। जैसे अब कर्नाटका के कॉलेज हैं, अब RVCE है, BMS है, ऐसे कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा एकदम ओपनली है। और आप जैसे BTech CSE के लिए RVCE ने अपना 75 लाख रुपए का मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस डिक्लेयर की हुई है। तो कई जगहों पे ये ओपनली मैनेजमेंट कोटा का सिस्टम है। अगर ऐसे ही MBBS में भी देखें तो कर्नाटका में मैनेजमेंट या अदर्स कोटा कहते हैं, जहाँ पे फीस 30 लाख से लेकर 45 लाख रुपए पर ईयर की है। और आपके
लो नीट पे स्कोर पे भी अगर आपका 150 160 भी नंबर हैं और अगर आपके पास इस तरह का बजट है तो आप जो टॉप के कॉलेजेस हैं कैंपेगौड़ा, वैदेही, इसमें भी आप जा सकते हैं। लेकिन कई जगहों पे जहाँ इस तरह का अरेंजमेंट नहीं है तो वहाँ आपको इससे बचना है। जैसे ये सबसे ज़्यादा कि बिट्स पिलानी, DTU, यहाँ पर कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है। हाँ, यहाँ NRI लोगों के लिए है या फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो जो अगर NRI हैं जिन्होंने बाहर के कंट्री से ही पढ़ाई किया है वो डासा की काउंसलिंग से आ सकते हैं और लो रैंक पे भी उन्हें DTU NSCT में सीट मिल सकती है। और जो फॉरेन नेशनल हैं वो बिट्स पिलानी का भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अब्रॉड का एक उनका फैसिलिटी है, उसमें वो जा सकते हैं। ISA करके उनका है, इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन, उसके थ्रू जा सकते हैं। तो कई जगहों पे NRI के लिए भारत में फैसिलिटी है जहाँ पर महंगी फ़ीस है, महंगी फ़ीस दे के बाहर के बच्चे आ सकते हैं, और जहाँ ओपन मैनेजमेंट कोटा है वहाँ आप जा सकते हैं। लेकिन आपको ये समझने की सख्त ज़रूरत है कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। नहीं। जी। सर अगला सवाल मेरा मेडिकल फील्ड को लेके ही है। जो पेरेंट्स अभी MBBS अब्रॉड के लिए देख रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे सर? देखिए, MBBS अब्रॉड के लिए जब भी आप ऑप्शंस बनाते हैं तो आपको जो है 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि आपका बजट, क्योंकि MBBS अब्रॉड आपने डिसीजन ही इसलिए लिया है क्योंकि आपके पास बजट नहीं था भारत में पढ़ने का। तो बजट एक सबसे बड़ा पैरामीटर रहता है MBBS अब्रॉड के ऑप्शंस चुनने के लिए। अब उसके बाद दूसरा है कि आपने थोड़े लो बजट के तो ऑप्शन तो चुन लिए, लेकिन आपको देखना है कि जो NMC का बजट था क्या उसको ये पूरा फुलफ़िल कर रहा है। उसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं कि पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, कम से कम 4.5 साल का कोर्स होना चाहिए, वहाँ आप जब पढ़ते हैं तो सिलेबस भारत के हिसाब से होना चाहिए, इंटर्नशिप वहाँ मैंडेटरी बच्चे को 1 साल करना है, और अगर आपने वहाँ पढ़ाई की है तो या तो आपको वहाँ का मेंबरशिप मिले, रजिस्ट्रेशन वहाँ अलाउड हो, या आप वहाँ का जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है उसको पास करें। तो ये सब जो मोटे मोटे NMC के जो गजट के रेगुलेशन है उसको ये फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। इसके बाद आप अपनी तीसरी सिचुएशन को देखिए, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशन क्या है, फूड क्या है, लैंग्वेज क्या है, और आपकी एडेप्टेबिलिटी कितनी है कि इन विपरीत परिस्थितियों में क्या आप एडेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये आपको जो रहना है खास करके MBBS अब्रॉड में वो 6 साल है, तो 6 साल एक बड़ा लंबा वक्त होता है। तो इनमें अब हर किसी की एडेप्टेबिलिटी नहीं है कि वो रसिया में रह सके। कई बच्चे होम सिकनेस का भी शिकार बिल्कुल होता है, और फूड के साथ आपको एडजस्ट करने में, वेदर के साथ एडजस्ट करने में, लैंग्वेज के साथ एडजस्ट करने में स्ट्रगल तो होता है। तो उस स्ट्रगल को आप कितना आप अडेप्ट कर सकते हैं, तो ये देखना बेहद ज़रूरी है। साथ ही आप इमोशनल डिसीजन ना लें। मैं अगेन यहाँ पर कह रहा हूँ और बहुत अकाउंटेबिलिटी और सिंसियरिटी से कह रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे के सिर्फ 150 नंबर हैं, आप सिर्फ ये डिसीजन इसलिए ले रहे हैं कि मैं 30 लाख 40 लाख लगा रहा हूँ और बच्चा जो है वो कल को डॉक्टर बन जाएगा, अगेन आप रियलिस्टिक नहीं हैं। मैं यहाँ पर यही बात कह रहा हूँ कि यू आर टेकिंग रिस्क। फिर वो जब रिस्क के लिए यू कैनॉट ब्लेम सोसाइटी, यू कैनॉट ब्लेम गवर्नमेंट, यू कैनॉट ब्लेम स्टूडेंट, यू कैनॉट ब्लेम योरसेल्फ। तो आप जो है ये इन लोगों को ब्लेम करने की जगह आज इन चीज़ों के ऊपर में ठीक ढंग से सोच लीजिए, इन सारे पैरामीटर पे, देन यू टेक अ डिसीजन। क्योंकि FMG एग्ज़ाम भी बच्चे को आके लिखना है इंडिया में, फिर उसे 1 साल का और इंटर्नशिप करना है। FMG में पासिंग रेट आपको ठीक से देख लेना है, और कॉलेज यूनिवर्सिटी का अगर हाई भी पासिंग रेट है लेकिन अगर 30% है, 40% है, दैट डज नॉट मीन कि योर स्टूडेंट इज़ कमिंग इन दैट कैटेगरी। तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है, और ये जब आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको इसीलिए थोड़ा ओपन रहना है। बच्चे पे भी प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकते हैं आप। जब आपने ये डिसीजन लिया है तो आप उसके लिए थोड़ा बच्चे को जितना मोटिवेट कर सकते हैं, जितना कंडीसिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं, ताकि आपका बच्चा पहले अटेम्प्ट में FMG पास कर सके। तब भी उसे 7 साल का लंबा समय लगेगा और फिर उसे इंडिया में ही PG करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन आसान नहीं है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन। मैं चाहता हूँ कि सर पेरेंट को आप कुछ ये भी बताएं कि
बहुत सारे कंसल्टेंट मिसगाइड भी कर रहे हैं, तो वो उनसे कैसे सावधान रहे, क्या भ्रम है, वो क्या झूठ बोल सकते हैं, मतलब आप एक सचेत करना चाहें कुछ 2-3 पॉइंट। मैं सबसे पहले मैं कंसल्टेंट के बारे में भी बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं पेरेंट को बोलना चाहता हूँ कि आप जो है बहुत लालच में न फंसे। ये जो ग्रीड है, कंसल्टेंट आपके ग्रीड के ऊपर में ही आपको अटैक कर रहा है। आप में अगर ग्रीड है तभी आपको वो लुभावनी बातें अच्छी लगती हैं। जी अगर आप रियलिस्टिक होंगे तो आपको वो लुभावनी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। जी बाद में पेरेंट कहता है कि मैं विक्टिम हूँ, मुझे लूट लिया गया, लेकिन आप ये समझिए कि आप जो है ट्रैप में तभी आए जब आपने इतना लालच दिखाया। अगर कोई आपको कह रहा है 200 नंबरों पे कि गवर्नमेंट कॉलेज पॉसिबल है, तो यू थिंक रैशनली, क्या ये पॉसिबल है? अगर ये नहीं है तो आप उसकी बातों पे आ क्यों रहे हैं? दूसरी चीज़, अगर आपको कोई कंसल्टेंट कह रहा है कि किसी रसिया की किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपको जो है एफएमजी तो बच्चा पास करेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आप समझिए कि जब पढ़ना बच्चे को है, आपने बच्चे को तो पूरी ट्रेनिंग दी थी, पूरा बच्चे को कोचिंग लिया था, स्कूल गया था। जब वो नीट में अच्छा स्कोर नहीं ला पाया, तो हाउ कैन यू ट्रस्ट समबडी फ्रॉम एक्सटर्नल साइड कि कोई आपको इस तरह की बातें कह रहा है, और आप उन लोगों की बातें नहीं सुनते हैं जो कह रहे हैं कि देखिए ये संभावनाएं इतनी हैं। तो हमेशा यू थिंक रैशनली और बी रियलिस्टिक। कोई आपको फिर ट्रैप नहीं कर पाएगा। आप उनसे सवाल पूछिए कि आप जो भी बात मुझे बता रहे हैं, गिव मी डेटा, कि कौन से डेटा के आधार पे आप बात कह रहे हैं। आप वो डेटा फिर आप उससे पूछिए कि सर आपने कहा कि मुझे ये गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, हाउ? अगर वो आपको कहता है कि जी ये PWD के लिए ये कोटा था, तो डू यू थिंक यू आर PWD? यू आर नॉट। देन व्हाई यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ? तो आपको जो हमेशा अगर रैशनली और रियलिस्टिकली आप सोचेंगे तो न तो आप ट्रैप होंगे और न ही किसी और को भी आप ट्रैप होने देंगे। तो थिंक रैशनली, बी रियलिस्टिक। ये अगर रहेंगे तो अपने आप ही जो खराब कंसल्टेंट हैं, जो एजेंट हैं, जो आपको ठग हैं, वो आप उनके ट्रैप में आएंगे ही नहीं। अच्छा सर, अभी जैसा आपने बताया कि इंडिया में MBBS की पढ़ाई इतनी महंगी है कि लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं। बाहर जाने पे कई सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसा आपने अभी बताया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में MBBS की पढ़ाई इतनी महंगी क्यों है? क्या इसको हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ये बाहर जो बच्चे जाते हैं वो यहीं पे अकोमोडेट हो सकें? और अभी जैसे वॉर कंडीशन है ऑलमोस्ट हर दूसरी कंट्री में, यूक्रेन, रसिया, सारे वॉर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, उन चीज़ों से भी हम बच सकेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर एक बात आपको, एक बड़ा अगेन आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है, मैं ये फैक्ट रखना चाहता हूँ। कभी भी कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या मैं अपने यूट्यूब वीडियोस में ये सब बातें नहीं बोलता हूँ, जी लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप एक डेटा समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भारत में 800 से ज़्यादा कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज, और कॉलेजेस को जो मैक्सिमम सीट बढ़ाने की क्षमता है इंटरनली भी, कोई कॉलेज स्टार्ट हुआ 100 सीट से, लेकिन वो मैक्सिमम 250 सीट तक पहुंच सकता है। ठीक है। अगर आप इन 800 कॉलेजेस में और 250 सीट हर कॉलेज में कर देते हैं, तो आप एक सिंपल कैलकुलेशन देखिए कि आपके पास जो है ना करीब 2 लाख का इंटेक होगा। अभी ऑलमोस्ट भारत में जो इंटेक है 1,30,000 का पर ईयर, ये ऑलरेडी काफ़ी हाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने ये कहा कि जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए फ़ीस कम करके यहाँ कर दिया जाए। फ़ीस इसलिए ज़्यादा है भारत में, फ़ीस को भी डिसाइड करने के लिए हर स्टेट में एक फ़ी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। जी फ़ीस इसलिए ज़्यादा है कि भारत में जो रेगुलेशन है वो बहुत टाइट है। रेगुलेशन इसलिए टाइट है, अगर रेगुलेशन अच्छा नहीं होगा तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो क्वालिटी के लिए आपको ये रेगुलेशन बढ़ाना पड़ता है कि जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है, या आपको जो OPD का एक बेंचमार्किंग है, अस्पताल खोलने का जो बेंचमार्किंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेंचमार्किंग है, इसको अगर आप देखते हैं तो आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि आप सोच रहे हैं कि 12 लाख 15 लाख की फ़ीस लेने के बाद भी क्या कॉलेज तो बहुत हाईली प्रॉफिटेबल हैं? नहीं है, नहीं है। आप ये समझिए कि जो यहाँ आपके लिए फैकल्टीज़ हैं वो सब डॉक्टर्स हैं, और आपको उनको एक मिनिमम सैलरी देनी है,
अगर 100 स्टूडेंट के लिए अगर 100 डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप वो कैलकुलेशन लीजिए कि 100 डॉक्टर को अगर आप पर मंथ 1.5 लाख की भी सैलरी दे रहे हैं तो कितना कॉस्ट आ रहा है, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है। तो अगर आप ये देखें कि अगर कॉस्टिंग के हिसाब से निकालें और वर्ल्ड वाइड देखें, जो भी अच्छी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी एडुकेशन महंगा है, मेडिकल एडुकेशन खास करके। यूरोप में भी देखिए, चाहे पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, या आप यूएस, यूके, ये तो और 35 लाख 40 लाख पर ईयर की फ़ीस है। तो मेडिकल एडुकेशन एक्चुअली महंगा होता है, आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा। और भारत में ऐसा नहीं है कि सारे प्राइवेट कॉलेज काफ़ी महंगे हैं। भारत में सबसे सस्ते वाले भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे केरला है जहाँ आपको 8-9 लाख रुपए पर ईयर की फ़ीस है, या छत्तीसगढ़ है जहाँ 7.5-8 लाख पर ईयर की फ़ीस है। कई स्टेट्स में, खास करके तो साउथ इंडियन स्टेट्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में भी स्टेट कोटा है जहाँ पे गवर्नमेंट ने वहाँ के बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी हैं जो लो फीस पे है। जहाँ कर्नाटका में ही सिर्फ 1.25 लाख रुपए पर ईयर है उनके लिए फ़ीस, जो कर्नाटका का बच्चा है 40% सीटें। आंध्रा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, इधर नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो भी पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, तो राजस्थान में। तो आप देखिए कि स्टेट कोटा भी है बहुत सारे जगहों पे। तो हर एक सीट महंगा नहीं है। जो आप मीडिया में देखते हैं या सब कुछ देखते हैं वो पूरा सच नहीं है। तो यहाँ आप समझिए कि अगर भारत में ऑलमोस्ट 1 लाख सीटें जो है वो लेस देन 10 लाख की फ़ीस पे हैं, जिसमें से 60-70 हज़ार गवर्नमेंट के हैं और बाकी भी। और अगर इतनी सीटें के बाद भी आप और कितनी सीटें बढ़ाएंगे, और आप जो है अब बहुत सारे स्टेट में आप डॉक्टर सरप्लस कंट्री होने वाले हैं। हाँ, ये समस्या अभी भी है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। तो आने वाले वक्त में आप पॉडकास्ट में आप मेरे से 5 साल बाद पूछ रहे होंगे कि भारत में सर डॉक्टरों की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम हो सकता है 5 साल के बाद इस तरह के सिचुएशन को देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं वो जो बच्चे बाहर से MBBS कर रहे हैं वो भी तो आके इंडिया में ही प्रैक्टिस करेंगे सर। हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो फिर बात तो वहीं आगे बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर में जो भी जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट या पेरेंट बाहर में जा रहे हैं, आप अगर 1-2 पैरामीटर को आप मैच कर रहे हैं, वो भी चीज़ मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि वो पैरामीटर है, जैसे अगर आप जूलॉजी में भी अगर अच्छे नहीं हैं या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अच्छे नहीं हैं और फिर भी आप सोच रहे हैं कि आप मेडिसिन में बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे, तो ये बड़ा डाउटफुल है, ये बड़ा डाउटफुल है। तो मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि जब भी पेरेंट या स्टूडेंट डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन क्या उसने किस बेसिस पे लिया है, तो वो जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स को समझना बेहद ज़रूरी है। तो मैं तो हमेशा पेरेंट को कहता हूँ, अब मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन के लिए या फिजिकल मीटिंग के लिए वो बहुत मिनिमम सा चार्ज है, आप बैठिए, समझिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए एक ही रास्ता है कि सिर्फ डॉक्टर बनना। तो ये समझना ज़रूरी है। और जो लोग भी अब्रॉड जा रहे हैं, इसीलिए सरकार ने ऐसे इस तरह का क्लॉज रखा है कि अगर वहाँ का आपको लाइसेंस मिल जाता है या वहाँ आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, ताकि अगर भारत में परिस्थिति ऐसी हो कि बहुत ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत ना हो तो कम से कम आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकें। तो इसमें कहीं ना कहीं ये लगता नहीं हमें कि सर जब 25 लाख बच्चों ने बायो ली, वो बैठे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कुछ एक बैरियर या पेरेंट को समझाना पड़ेगा कि ये आगे जाके स्थिति खराब होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि 25 लाख बच्चे MBBS में बैठे, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे उसमें परसेंटेज डॉक्टर बनेंगे ही बनेंगे जी। तो मुझे लग रहा है कि इंजीनियरिंग से मुझे लग रहा है 10 लाख ज़्यादा ही हैं ये लोग। तो ये वहीं पर ही कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा कैरियर काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है। तो इसका सॉल्यूशन शायद वहीं से निकले। बिल्कुल, आपने एकदम, देखिए जो 25 लाख एस्पिरेंट है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ PCB पढ़ने का मतलब एक ही MBBS कोर्स नहीं है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप जो है डेंटल में भी अब डिमांड वापस से अब आ गई है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा सीटें हो गई थी, तो अभी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया गया है, तो डिमांड उसकी भी ठीक है। वेटनरी है जिसमें भी बहुत स्कोप है आने वाले वक्त में। आयुष के कोर्सेस हैं, BMS है, BHMS है, BUMS है। इसके अलावा आपको नर्सिंग में हर एक डॉक्टर, अगर किसी कंट्री में एक डॉक्टर के पीछे कम से कम 3 नर्स की ज़रूरत है,
और नर्सिंग जो है हमारे यहाँ, नर्सिंग उतना एक्सेप्टेबल कोर्स नहीं है। केवल आप देखिए दिल्ली में भी आप देखते हैं केरला के नर्सेस को, क्योंकि केरला में, तमिलनाडु में जितना नर्सिंग को वहाँ एक्सेप्टेंस है, लेकिन यहाँ अभी भी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में इतना नर्सिंग के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन नर्सिंग में आपको बहुत अच्छा स्कोप है, फिजियोथेरेपी है, BASLP है, वो भी बढ़िया कोर्स है। तो आपको जो है ना, जो टेक्नीशियंस वाले कोर्सेस हैं, चाहे वो BSc ऑप्टोमेट्री है, चाहे वो BMLT है, BRIT है, तो ये जो अलाइड हेल्थ सर्विसेज है, जो नर्सिंग है, जो फार्मेसी है, जो ऑल्टरनेट मेडिसिन के कोर्सेस हैं, एलोपैथी के अलावा भी, इन सब के में भी आपके लिए बढ़िया स्कोप है। और PCB का बच्चा एग्रीकल्चर में भी जा सकता है। एग्रीकल्चर में भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी आप एग्री टेक्नोलॉजी में भारत को अभी बहुत काम करना है। तो आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से करियर का चुनाव करना चाहिए, न कि सोसाइटी के प्रेशर में और अपने नेबर के प्रेशर में। तो वो दूसरों को देख के अपना करियर नहीं चुनिए, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसके हिसाब से अपना करियर चुनिए। सर, ऑन लाइटर नोट, आप सर ने अभी बोला कि BDS की बहुत डिमांड आ रही है, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? BDS की डिमांड मैं आप ही बताऊं? बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स का बहुत रोल है इसमें, जुबा केसरी का। देखिए, BDS का और भी डिमांड भारत में आएगा अगर स्कूलों में डेंटल हाइजीन को कंपलसरी कर दिया जाएगा, तो जो डेंटिस्ट हैं उनका अच्छा डिमांड आएगा। नहीं, अभी जो डिमांड इसलिए बढ़ी है क्योंकि सप्लाई को कंट्रोल कर दिया गया था, नई सीटें नहीं ऐड की जा रही थी, नए कॉलेजेस नहीं खोले जा रहे थे पिछले 4-5 सालों में। इसलिए जो डिमांड है वो अपने सही स्थिति पे है, नहीं तो डिमांड काफ़ी लोअर था और सप्लाई ज़्यादा था, ये बात। सर, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। लास्ट में हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है सर, तो मोहित सर 5 सवाल पूछेंगे, 5 मैं पूछूंगा। मोहित सर, आप स्टार्ट कीजिए। कॉमर्स और आर्ट्स लेना आज के टाइम पे रियली में चॉइस है या मजबूरी बन गई है? मजबूरी है अभी तक, लेकिन कॉमर्स में अब काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, तो मे बी कॉमर्स जो है अब सेकंड चॉइस अभी तक जो बना हुआ था, हो सकता है कि आने वाले समय में वो नंबर 1 चॉइस भी बने। आपकी प्रेफरेंस किसको है, ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग? ऑलवेज ऑफलाइन। ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। सर, टॉप इंस्टीट्यूट चूज करें या राइट मेंटोर? राइट मेंटोर। सर, लास्ट में एक और क्वेश्चन, डमी स्कूल या रेगुलर स्कूल? रेगुलर स्कूल। थैंक यू सर। 5 सवाल मेरे हैं सर। पहला है प्रोफेशनल काउंसलर और सेल्फ रिसर्च। सेल्फ रिसर्च अगर आप फ्री हैं, आप कैपेबल हैं, अदरवाइज प्रोफेशनल काउंसलर। 1 मिथ अबाउट करियर काउंसलिंग। देयर आर लॉट, लेकिन एक मिथ सबसे बड़ा है कि करियर काउंसलिंग में लोगों को लगता है कि जो मेरे मन की बात कहे वही अच्छा है। ये सबसे बड़ा मिथ है। जी जी। तो करियर काउंसलिंग के लिए भी लोग आते हैं और चाहते हैं कि उन्हीं की बात की जाए। हाँ, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। यस। 1 ईयर ड्रॉप और प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज अगर फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो, ड्रॉप नॉट रिकमेंडेड। MBBS अब्रॉड, अपॉर्चुनिटी या रिस्क? 30% अपॉर्चुनिटी, 70% रिस्क। नॉलेज गैप है तो फिर रिस्क ही है। हाँ। एजुकेशन लोन, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल रिस्क? 80% फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, 20% रिस्क। एजुकेशन लोन में रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है, ले सकते हैं। और लास्ट हमारा सेशन है सर गुरु मंत्र। और जैसे अभी मैं स्पेशली आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अभी नीट का पेपर होने वाला है, हो सकता है जब ये लाइव हो तो पेपर हो चुका हो, तो उन बच्चों और पेरेंट के लिए आपका गुरु मंत्र दे दीजिए। देखिए, मेरा तो गुरु मंत्र एक ही है कि आप जो है फोकस्ड रहें, 4 घंटे रोज पढ़ने का जो नियम है और एक मॉक टेस्ट का, उस पर टिके रहें। जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, रोज एक मॉक टेस्ट और 4 घंटे मिनिमम पढ़ने का। इसके अलावा आपको करना है कि जो आप टेस्ट लिख रहे हैं, उसी टेस्ट में आपको ये देखना है कि एक्यूरेसी परसेंटेज क्या है, अटेम्प्ट परसेंटेज क्या है, और जो आप और जो आपने चैप्टर्स जिनको आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस पे आप कितना इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप ट्रैक पे हैं। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। आई थिंक पेरेंट्स के काफ़ी कुछ जो मन में सवाल होंगे उसका आंसर उनको मिल गया होगा। बट फिर भी अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल हैं इसके अलावा, तो नीचे अशोक सर का नंबर डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी हम नंबर डाल देंगे। आप उस पर अशोक सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवालों को पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में ही अपने सवाल पूछ लीजिए, हम अशोक सर तक उसके जवाब अशोक सर से लेके आप तक पहुंचा देंगे। यहाँ तक अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे, जो आपको आगे हेल्प करेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको आगे के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।